लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र फिजाएं राजनीतिक हो चुकी हैं, लेकिन पूरा जो बवाल है वो दिल्ली मचा हुआ है। सीएम केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, ईडी की हिरासत में है। लेकिन क्या सीएम केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर जेल में हो सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है? इसको समझने के लिए हम मौजूद है बीडी नकवी साहब के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रावधान है। सर, केजरीवाल साहब को तो अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में है, जुडिशल कस्टडी में है। अब सवाल ये होता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्या जेल में रखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये पहली मिसाल है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर कस्टडी में रहे। ये एक ख़राब प्रेसिडेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। और जहाँ तक उनके ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पर डेमोक्रेसी में मोरल ड्यूटी जो है वो उसका बहुत अहमियत है। हर काम को लीगल तौर से नहीं देखा जाता, कब आदमी क्या करना है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर 48 आवर्स जो है कस्टडी में रहता है तो वो प्रिजम्पशन होता है कि ही इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब। लेकिन बहरहाल कौन फोर्स करेगा चीफ मिनिस्टर को कि वो रिज़ाइन करे। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो उनका रिमांड लिया गया है उसमें एविडेंस क्या है उनके अगेंस्ट। ये बात है, कोर्ट को देखना चाहिए, मेटिकुलसली देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी एविडेंस है जो उनके खिलाफ आई है जिसके बेसिस पर रिमांड लिया गया है। अगर कोई एविडेंस ऐसी नहीं है तो उनको बेल मिलना चाहिए, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए कोर्ट्स को, मेरा ऐसा मानना है। ईडी का ये कहना है कि 9 समन भेजा गया, हाजिर नहीं हुए, कोई कोई बहाना बना दिया गया, 10वां समन गया फिर बहाना बना दिया गया, उसका मजबूरी में उनको जाना पड़ा। उनके पास एविडेंसेस थे। पहली बार जब कोर्ट में पेशी हुई तो यही कहा ईडी ने कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, लेकिन एविडेंस क्या है ये अभी सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब दूसरा मामला खड़ा हो गया। आतिशी जो उनके मंत्री, उन्होंने कहा कि वो सीएम है और सीएम चलाएंगे जेल से सरकार। तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये तो मुमकिन शायद नहीं होगा कि वो जेल से सरकार चलाए। और उनके किसी भी डिप्टी को चार्ज ले लेना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर जिसको वो चार्ज हैंड ओवर कर दें। अगर रिज़ाइन न करें तो चार्ज तो उन्हें हैंड ओवर करना ही चाहिए। जहाँ तक जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो हमारे गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, जो हमारे मोरल नॉर्म्स हैं जिससे कि डेमोक्रेसी चलती है, तो मेरे समझ में तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये कहना होगा कि जो इस वक्त किया गया है एक्शन है, ये 10 नोटिस उसने ईडी का कहना है हमने दिए, वो नहीं आए। तो ये जो इलेक्शन टाइम है, मेरे हिसाब से इस वक्त इलेक्शन कमीशन को इसमें हमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, अपोजिशन को पूरी तरह से मौका मिले कैंपेन का। ये इन्वेस्टिगेशन पोस्टपोन भी हो सकता था, इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर का मामला है। और उन्होंने रेट किया कौन सी इस वक्त जो है वो टेंजिबल एविडेंस क्या है। किसी के आदमी के बयान दे देने से कि साहब मैंने केजरीवाल जी को रुपया दिया, वो रुपया कहीं तो होगा, कहीं के अकाउंट में जमा होगा, घर से रिकवरी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सीआरपीसी प्रोविज़न है उनको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए ईडी को। सर, इम्यूनिटी की बात करें तो राष्ट्रपति के पास इम्यूनिटी होती है और गवर्नर को इम्यूनिटी मिलती है, बाकी किसी को भी नहीं। तो कानून के इस नज़र में सब समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन हालात में क्या केजरीवाल साहब को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था पूरे इन्वेस्टिगेशन का, जब कुछ अगर उन्होंने किया नहीं है? एक सवाल उठता है, लेकिन लॉ क्या कहता है? एक सिटी चीफ मिनिस्टर किस तरीके से जेल में रहते हुए अपनी जो स्थिति उसके हिसाब से काम कर सकता है? देखिए, मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए 48 आवर्स के बाद, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट तो चीफ मिनिस्टर भी है ना। वो प्रोविज़न तो ज़ाहिर है उसको कोई सस्पेंड करने वाला नहीं है। तो प्रिजम्पशन है लॉ का कि ही इज़ टू बी सस्पेंडेड, ही इज़ प्रिज्यूम टू बी सस्पेंडेड। मैं तो यही इसकी इंटरप्रेट करूँगा, जहाँ तक मैं थोड़ा जो भी कानून जानता हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट को जल्दी फैसला लेना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए, जो भी एविडेंस देखने के बाद। और एक ऐसा प्रेसिडेंट बना है केजरीवाल साहब, चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में गए, तो मैं समझता हूँ आइंदा भी अब लोग जाया करेंगे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल जाया करेगा। तो ये एक ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा हेल्दी काम हुआ। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, जैसे जापान का प्राइम मिनिस्टर बाद में जेल गया, उसको शायद वो सिटिंग ही था उस वक्त, शायद उसको अरेस्ट किया गया। तो ये तो अच्छा प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस के जहन में डर गालिब होगा। इतने बहुत से जो स्कैम हुए हैं वो इन्वेस्टिगेट होंगे। अब इसमें कौन कौन नापा जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
क्या जाने अनजाने में सत्ता पक्ष को एक ऐसा टूल मिल गया है जिससे किसी भी सरकार को या जो उनकी अपोजिशन पार्टी सरकार को नीचे लाया जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्लियामेंट डिफंक्ट हो गई। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी एक्ट पास हुए, वो मेजॉरिटी नहीं थी उस वक्त। किसान बिल जो पास हुआ, सबको मालूम है कि ध्वनि मत से हो गया, मेजॉरिटी ना वोट नहीं था तभी पास हो गया। हमारे पार्लियामेंटेरियंस का आपने कभी सुना कोई स्टेटमेंट कि किसी कानून पे पहले से नोटिफाई हो, वो बहस करे? ये पीएमएलए का इतना इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, क्या इसके बारे में बात हुई? और बहुत से ऐसे एक्ट हैं, मैं बता दूं, वो जो 370 को तो छोड़िए, थोड़ा वो कश्मीर डिफरेंट इशू है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्ट बने हैं जो लव जिहाद के पॉइंट पे बने हैं। उसके अंदर बड़ा मज़ाक़ खेज़ और अफसोसनाक बात यह है कि प्रिजम्पशन ये, अगर कोई लड़का लड़की शादी कर ले, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ले और उसके खिलाफ इल्ज़ाम लग जाए कि इसने पैसा दिया है, ब्राइब किया है, तो वो साबित करेगा, प्रिजम्पशन होगा और वो अपनी इनोसेंस साबित करेगा। इस तरह के कानून हिंदुस्तान में बने हैं और उनको ख़त्म होना चाहिए और जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नज़र में कटघरे में है वो जुडिशरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरप्रेट तो लॉ को हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो कितना कर पाता है और कितना उसने किया है, ये सब पब्लिक के सामने है। एक साहब आपने कहा एलजी साहब को इंटरव्यू करना चाहिए इसमें, सीएम साहब के रूल में जब वो जेल के अंदर हैं। एलजी साहब की भूमिका खुद ही संदेह के घेरे में रहती है, एक आम परसेप्शन है, माना जाता है वो बीजेपी के हैं तो बीजेपी के हिसाब सोचते हैं, समझते हैं, काम करते हैं। ये जो परसेप्शन बन गया कि एलजी इस पार्टी का है, गवर्नर उस पार्टी का है, ये परसेप्शन कितना हमारी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना बेहतर है? देखिए, ऐसा है कि परसेप्शन तो लोग जिस तरह काम करते हैं उस हिसाब से बनती होंगी, या मीडिया जो परसेप्शन बनवाना चाहता है, जो प्रोपोगेट करता है, वो तो वो बनता है। लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में ज़रूरत इस बात की है, किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए, कि उस डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह अंजाम दें। ड्यूटी टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। वो जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो जुडिशरी का फेल्योर होता है, जो फेल्योर हम महसूस कर रहे हैं कि आज की तारीख में लोग अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल साहब से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन साहब, उनको भी एक घोटाले में पकड़ा गया और सदभुज भी जेल में हैं, उन पर भी जांच चल रही है। लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि ये ईडी की कस्टडी में पहुंचे से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। क्या ये एक प्रेसिडेंट ऐसा था कि जब सीएम को लगा कि वो नहीं बच सकते हैं और उनकी जांच तेज़ हो रही है और गिरफ्त में जा सकते हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? क्या केजरीवाल साहब को इसको फॉलो नहीं करना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल से उन्हें करना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो वो जाने, लेकिन मेरा ये कहना है कि करना चाहिए था। लेकिन ये उनके अरेस्ट पे जो दुनिया में बवाल हो रहा है, जर्मनी की सरकार ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो प्रोटेस्ट किया है कि हम देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, ये गलत बात है। सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं, ये हमारे लिए अफसोस का पहलू है। आप तो खुद जज रहे हैं, आपने काफ़ी फैसले भी दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन हालात में जब सीएम का मामला सीधे जो सीएम इन पर्सन का मामला सुन रही होती है कोर्ट, तो अमूमन तो कोर्ट परेशानी होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं से कुछ तो दबाव होता ही है कोर्ट के, जब सामने सीएम होता है और उस पर तमाम चार्जेस लगते हैं। तो इन हालात में जज साहिबान जो अपना फैसला सुनाते हैं, जिनकी कलम चलनी होती है फैसले पर, वो उस वक्त उनका जहनी हालात क्या रहते हैं? देखिए, ऐसा है, कॉल ऑफ कॉन्शियंस है। जज के यहाँ कॉल ऑफ कॉन्शियंस है या नहीं, या वो उसका ख़त्म हो चुका है, क्या उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है? पॉइंट इतना सा है और कुछ नहीं है। जज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो फेयरलेस उसको होना चाहिए, उसको अपना फ़ैसला जुडिशल नॉर्म्स के हिसाब देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। मतलब जो जिन्हें इंदिरा गांधी को सज़ा सुनाई थी वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, जी जी। तो वो ऐसा प्रेसिडेंट दोबारा रिपीट होगा कि नहीं होगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपने देखा नहीं, पाकिस्तान के इलेक्शन में इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि हमने बेईमानी की, हमने उनकी कॉल ऑफ कॉन्शियंस थी जो बता रहे हैं, और उन्होंने अपने लाइफ को भी ख़तरा मोल ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें काश हो जाए और हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में रहें, कामयाब डेमोक्रेसी में रहें। हमारा ऐसा ख्वाब है और हर शहरी को ख्वाब देखना चाहिए। कोर्ट का क्या रुख होना चाहिए अगर आप उस कुर्सी पर होते? बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इन द केस कुर्सी पर होते तो नेक्स्ट हियरिंग में क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल नेक्स्ट हियरिंग में बिल्कुल फैसला होना चाहिए, बेल होनी है या नहीं होनी है, क्या टेंजिबल एविडेंस है या नहीं है। फिल्म से एविडेंस पर मैं ये समझता हूँ कि उनको बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रिजम्पशन का खेल है। चीफ मिनिस्टर के पास कौन सा पैसा गया होगा, किस तरह से गया होगा, ये रिकॉर्ड नहीं है और अब तक बरामद नहीं कर पाई ईडी, जो लगता है।
बहरहाल वो सिटिंग जज के ऊपर है कि वो कैसे फैसला लेते हैं। मतलब कोर्ट को तय करना होगा कि ईडी अपना अपना जो उसका रुख है उसको साफ करे, क्या एविडेंस वो सामने रखे, ये ईडी काम है। और साथ में कोर्ट को देखना होगा कि अगर इन तक ईडी नहीं रख पाती तो कोर्ट का रुख और सख्त होना चाहिए ईडी के ऊपर। मेरे ख्याल से बिल्कुल सख्त होना चाहिए। देखिए ऐसा है, जहाँ लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ पर अरेस्ट इजी होती है, वहाँ पर बेल थोड़ा सा लीनियंट होता है। ये बेल इज़ एन जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ रूल। या ऑनरेबल चीफ जस्टिस लोअर कोर्ट्स को कह रहे हैं, बार बार घूम घूम के अपने स्पीचेस में कह रहे हैं कि जजेस को इस तरह काम करना चाहिए, जबकि सबॉर्डिनेट जुडिशरी का जो हाल है वो सबके सामने है कि वो बेचारे कैसे काम कर रहे हैं इसके हालात में। जितना से इवेडिंग उनका था, इवेड किया उन्होंने अरेस्ट को, समन पर गए नहीं, अरेस्ट को तो नहीं, समन पे कभी हाजिर नहीं हुए केजरीवाल साहब। तो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ये कितना सही था सीएम केजरीवाल साहब के लिए? देखिए ऐसा है, हर तरह से लड़ाई जो है ना वो पॉलिटिकल लीगल कम लड़ी जा रही है, बल्कि पॉलिटिकल लड़ी जा रही है। देखना यह है कि उनको अरेस्ट करा के रूलिंग पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, उनको वो पार्टी सोचती है आपके हमें कितना फ़ायदा होगा। लड़ाई पॉलिटिकल ज़्यादा है, लीगल कम है। क्योंकि आप देखिए मिस्टर सिसोदिया जेल में हैं, मिस्टर संजय सिंह जेल में हैं, और आप पार्टी सत्येंद्र जैन जेल में हैं। तो इतने एक पार्टी के लोग, हमारे जो और करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, स्कैम में फंसे हैं, और बहुत से तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं महाराष्ट्र के। तो काश उनकी यहाँ भी ईडी पड़ती, काश उनको भी इन्वेस्टिगेशन होता, तो ये एक अच्छा बात होती और हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर का इमेज अच्छा होता अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को भी इसी तरह एक्शन देते। सवाल से बात करने शुरू। तो आप बीडी नकवी साहब हैं, जज रह चुके हैं, कानूनविद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि केजरीवाल साहब को समन अवॉइड नहीं करना चाहिए था, जब समय मिला जाना चाहिए था। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जब अगली हेयरिंग इस मामले की हो तो स्पष्ट होना चाहिए कि ईडी पास क्या सबूत हैं और बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है, तारीख नहीं, एक ऑर्डर आना चाहिए। तो अब देखना ये है कि अगली हेयरिंग में क्या होता है। लेकिन हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा बीडी नकवी साहब ने कि कुछ लड़ाई लीगल ना होकर पॉलिटिकल होती है, और शायद इस पूरे प्रकरण भी लीगल कम पॉलिटिकल ज़्यादा हो चुका है। खुर्रम जामी, सवाल लाइव, लखनऊ।